नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 27 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। देखो, बहुत डेप्थ वाला ये आर्टिकल है, बहुत डेप्थ वाला आर्टिकल है और इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला, आपका बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन इस आर्टिकल में लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन लगाओगे, फोकस लगाओगे, तभी ये बहुत बढ़िया ढंग से दिमाग में छपेगा। फिर दूसरा आर्टिकल इंडिया नेपाल इकोनॉमिक टाइज से संबंधित आरबीआई के नए रूल्स आए हैं। तीसरा आर्टिकल विकसित भारत में एनिमल्स के लिए भी जगह होनी चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित है और अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की पहली लाइन ही ना मोरालिटी और लॉ के बीच में ना रिलेशनशिप की बात करती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मोरालिटी का क्या मतलब है? आपने एथिक्स पढ़ा होगा, बताइए मोरालिटी का क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, बता देता हूं। मोरालिटी मतलब सोसाइटी का सही और गलत का सेंस, मतलब समाज में क्या सही है क्या गलत है। जैसे देखो, बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब क्या है? ये मोरालिटी है। मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे होती है और एथिक्स जो होता है वो सोसाइटल लेवल पे होता है। समझ गए? कहते हैं ना कि मेरी मोरालिटी ये बोलती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मोरालिटी ये बोलती है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी और की मोरालिटी बोल सकती है कि अरे यार चोरी कर लो, सही है, पेट भरने के लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। समझ रहे हो? अभी सिर्फ मोरालिटी की बात कर रहे हैं, लॉ की बात करेंगे। मेरा अभी तक का पॉइंट आप समझिए, सही और गलत का सेंस इंडिविजुअल लेवल पे उसे बोलते हैं मोरालिटी। अगर यही चीज सोसाइटी लेवल पे हो, जैसे मान लीजिए किसी गांव में पूरे सोसाइटी का सेंस है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, तो वो क्या है? वो है एथिक्स। एथिक्स और मोरालिटी में यही डिफरेंस होता है कि मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे होती है, एथिक्स सोसाइटल लेवल पे होता है। समझ गए? और मोरालिटी जो होती है ना, ये अंतरात्मा से आती है, ये लिखी हुई नहीं होती। तो ये आप मतलब समझ गए मोरालिटी का। अब आप बताइए लॉ क्या होता है? सिंपल, स्टेट यानी सरकार द्वारा बनाए गए फॉर्मल रूल्स होते हैं, इन्हें तोड़ने पर पनिशमेंट मिलती है, जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ना। अब सदियों से देखो एक सवाल है, क्या लॉ को मोरालिटी फॉलो करनी चाहिए? मतलब क्या वो कानून बनना चाहिए जो समाज में मोरल है या फिर इमोरल है, उसके आधार पे कानून बनना चाहिए या फिर नहीं? थोड़ा सा ना हम पीछे जाते हैं, 1960s में जाते हैं। 1960s में बहुत बड़ी डिबेट आई थी ब्रिटेन में। वहां ना दो बड़े लीगल स्कॉलर्स थे, एक थे प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, और दूसरे जो स्कॉलर थे ना, उनका नाम था डेवलिन। इन दोनों के बीच में ना ब्रिटेन में 1960 में एक डिबेट स्टार्ट हो गई। तो हार्ट ने पहले यह बोला कि कानून का काम सिर्फ देखो नुकसान को रोकना है, हार्म को रोकना है कानून का काम। यह बात किसने बोली? हार्ट ने बोली कि कानून का काम सिर्फ नुकसान को रोकना है। अगर कोई एक्शन किसी दूसरे को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर रहा है ना, तो कानून को बीच में नहीं आना चाहिए, भले ही वो काम सोसाइटी की नजर में इमोरल है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं। अब दो एडल्ट हैं, उम्र है 27 साल। अब दोनों होमोसेक्सुअल्स हैं। दोनों क्या है? होमोसेक्सुअल्स हैं। समाज बोलेगा ये इमोरल है, ये नेचर के अगेंस्ट है, होमोसेक्सुअल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये गलत है। अब ये चीज देखो सोसाइटी के हिसाब से इमोरल है, इंडिविजुअल के हिसाब से भी इमोरल हो सकती है कि ये नहीं, ये गलत है। लेकिन हार्ट ये कहते हैं, प्रोफेसर हार्ट ये बोलते हैं कि भैया दोनों अडल्ट हैं, दोनों प्राइवेट में कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हें क्या लेना देना, दोनों बाकियों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ना, तो ठीक है, लॉ को फिर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे जो स्कॉलर थे ना, डेवलिन, उन्होंने बोला भाई क्या बात कर रहे हो तुम, सोसाइटी एक शेयर्ड मोरालिटी पे चलती है, सोसाइटी एक शेयर्ड मोरालिटी पे चलती है जिसे एथिक्स बोल देते हैं। मैंने बोला ना, एथिक्स सोसाइटल लेवल पे, मोरालिटी इंडिविजुअल लेवल पे, और शेयर्ड मोरालिटी मतलब एथिक्स। तो डेवलिन ने बोला सोसाइटी चलती है एथिक्स पे, एक शेयर्ड मोरालिटी पे। अब ये जो एथिक्स या फिर शेयर्ड मोरालिटी है ना, सोसाइटी को बांध के रखती है। अगर ये मोरालिटी टूट गई तो समाज बिखर जाएगा।
तो समाज बिखर जाएगा। आप अगर आज 2 लोगों को होमोसेक्सुअलिटी करने दे रहे हो प्राइवेट में, कल को और लोग भी बोलेंगे हमें भी करनी है, हमें भी करनी है, हमें भी करनी है, तो समाज टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा। तो ये तो गलत चीज है ना। इसलिए कानून का काम है समाज में मोरालिटी को भी प्रोटेक्ट करना। तो ये डिबेट है। प्रोफेसर हार्ट ये बोल रहे थे कानून सिर्फ नुकसान बचाए, इसके अलावा और कुछ ना करे, इंटरफेयर ना करे। डेवलिन बोलते हैं नहीं, कानून का काम है समाज में एथिक्स यानी शेयर्ड मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना, ताकि समाज बिखर ना जाए। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, आपके अनुसार कानून का काम क्या होना चाहिए? कि कानून का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि नुकसान बचाए, अगर 2 लोग कुछ भी करें प्राइवेट में, दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है तो करो, मरो। समझ गए? मतलब भाड़ में जाओ, जब तक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो कानून बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। या फिर आप दूसरे प्रोफेसर डेवलिन की साइड हो जो ये बोलते हैं कि नहीं यार, ये निर्दोष बालक हैं, इनोसेंट है, इन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत है, समाज को बचाने के लिए कानून का काम है मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना। अब यहां पे देखो ना, आगे फिर क्या होता है। 1962 में एक केस सामने आता है। 1962 में एक केस सामने आता है, शाह वर्सेस डीपीपी। शाह वर्सेस डीपीपी 1962 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, शाह नाम का एक आदमी था, उसने ना एक बुकलेट पब्लिश कर दी। अब उस बुकलेट में ना प्रोस्टिट्यूट्स की डिटेल्स, उनके फोन नंबर्स, ये सब थे। अब इनके ऊपर चार्ज लगे शाह के ऊपर कि भाई तुमने तो मतलब प्रोस्टिट्यूट्स की डिटेल्स पब्लिक में वायरल कर दी, अब ज्यादा लोग उनकी सर्विसेज लेना चाहेंगे, तो ये तो तुमने कंस्पिरेसी कर दी पब्लिक मोरल्स को करप्ट करने के लिए, यानी जो पब्लिक नैतिकता है उसको भ्रष्ट करने की साजिश तुमने रची है। तो इस केस में कोर्ट ने यह बोला, देखो कानून का सुप्रीम पर्पस सिर्फ सेफ्टी और ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, कानून का काम है मोरल वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब है कोर्ट ने ना डेवलिन की बात मानी और कहा कि लॉ और मोरालिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यही केस जब इंडिया में आया 1994 में, ये देखो सेम केस इंडिया में भी आया 1994 में। केस का नाम क्या था, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस। इस केस में ना कोर्ट ने अमेरिका के जस्टिस फ्रैंक फाल्टर को कोट किया। कोर्ट क्या किया, कानून मोरल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है जो फेयर, राइट और जस्ट हो। मतलब कानून जो है ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है जो निष्पक्ष हो, सही हो और न्यायपूर्ण हो। मतलब कानून बस राजा का एक आदेश नहीं होता, कानून के पीछे एक सही और गलत की समझ होनी चाहिए। तो यह बात 1994 में हमारी कोर्ट ने बोली। और अगर देखो हम अपने प्राचीन भारत में देखें तो देखो लॉ और मोरालिटी में ना कोई फर्क ही नहीं था, एक ही कंसेप्ट था, धर्म का कंसेप्ट। धर्म ही कानून था और धर्म ही नैतिकता थी। जैसे देखो थिरुकुरल के बारे में आपने सुना होगा, थिरुकुरुल, ये एक महान तमिल ग्रंथ है। इसमें एक वर्ड है अराम, ARAM, अराम। इसका मतलब है राइटियसनेस यानी वर्च्यू। इस पे बहुत ज्यादा जोर था थिरुकुरुल में। इवन देखो मनुस्मृति में भी ना लीगल रूल्स और मोरल रूल्स एक साथ दिए गए थे और राजा को ना धर्म फॉलो करना पड़ता था। पॉइंट क्या निकला, पॉइंट ये निकला हमारे एंशिएंट इंडिया में ना लॉ और मोरालिटी को कभी अलग नहीं किया गया था। अब राइटर ना इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, लॉ और मोरालिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है ना काफी डायनामिक है। कभी कानून आगे चलता है, कभी मोरालिटी, कभी कानून मोरालिटी के बेस्ड पे बनता है, कभी मोरालिटी कानून के हिसाब से आती है। जैसे सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 1 हाउ लॉ लीड्स मोरालिटी, कानून आगे समाज पीछे। कभी कभी देखो कानून ना एक क्रांति ले आता है और सोसाइटी उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है। बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे संविधान ने ना 1950 में कह दिया था कि अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध है, कानून बन गया। लेकिन क्या 1950 में सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था? बिल्कुल नहीं। आज इवन 75 साल से ज्यादा हो गए आजादी को मिले, गांव में शहरों में कुछ कुछ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। यहां पे कानून आगे चल रहा है लेकिन सोसाइटी की जो मोरालिटी है वो पीछे पीछे आ रही है। कानून सोसाइटी को मोरल बना रहा है। ये सिनेरियो नंबर 1 है।
अब सिनेरियो नंबर 2 की बात कीजिए। लॉ फॉलोज मोरालिटी, समाज आगे कानून पीछे। सोसाइटी पहले देखो बदल गई और कानून अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नैतिक रूप से इवोल्व हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे ना पहले सेक्शन 377 था आईपीसी का, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया। उसमें एलजीबीटी को क्रिमिनलाइज किया गया था, होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था। लेकिन आपको भी पता है समाज की मोरालिटी बदल गई और फिर मजबूरी में कानून को भी बदलना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। समझ गए? इस केस में सोसाइटी जल्दी इवॉल्व हो गई, सोसाइटी की मोरालिटी चेंज हो गई, लेकिन कानून को फिर बाद में बदलना पड़ा सोसाइटी की मोरालिटी की वजह से। समझ गए? तो कभी कानून आगे, कभी मोरालिटी आगे। इसके बाद देखो राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कानून ना हमेशा मेजोरिटी पे आधारित नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी ओपिनियन पे आधारित नहीं होना चाहिए कानून हमेशा। क्योंकि देखो मेजोरिटी को कई बार ना चीजें पता नहीं होती। मान लीजिए कल को ना करोड़ों लोग एक साथ ना ट्विटर पे ट्रेंड करना स्टार्ट कर दें, बैन ऑल कार्स, सभी कारों को बैन कर दो, तो क्या सरकार को बैन कर देना चाहिए? अब आप बोलोगे सर डेमोक्रेसी में तो ज्यादा लोग जो चाहेंगे वही होना चाहिए। नहीं, कई बार देखो जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो सही नहीं होती। इंपल्सिवनेस के साथ में जनता कई बार फैसला ले लेती है। इंपल्सिवनेस के साथ में मतलब एकदम से सेंटीमेंट आया और फैसला ले लिया। लेकिन कानून को हमेशा ना थॉटफुल होना चाहिए, सोच समझ के क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से कानून को बनाना चाहिए। अब देखो हमने बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर ली, अब कंसेप्ट पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सीएम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, सीधा सीधा। देखो सबसे पहले आप समझो सोशल मोरालिटी क्या होती है। सोशल मोरालिटी यानी एसएम, वो जो सोसाइटी या मेजोरिटी सही मानती है वो होता है सोशल मोरालिटी। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज इमोरल है, तो ये उनकी सोशल मोरालिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? वो जो संविधान सही मानता है। जैसे संविधान मानता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसके हिसाब से आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, ये आपके राइट टू लाइफ के अंदर आता है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो जब भी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी दोनों में टक्कर होती है तो क्वेश्चन उठता है कौन जीतेगा? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, सोशल मोरालिटी जीतनी चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जीतनी चाहिए? मैंने बोला था ना बहुत डीप आर्टिकल है ये, बताओ कौन जीतेगा। अब यहां पे देखो जॉर्ज ग्रोट नाम के पर्सन थे, हिस्टोरियन थे जॉर्ज ग्रोट। इन्होंने ना एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। अब इन्होंने ही ये वर्ड इस्तेमाल किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उन्होंने देखा कि जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे, और वहां के लोगों ने ग्रीस ने लोगों ने ना इसके लिए, संविधान के लिए एक पैशनेट अटैचमेंट डेवलप किया था, और इसी लगाव को ग्रोट बोलते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब ग्रीस के लोग अपने संविधान को इतना प्यार करते हैं, एक अटैचमेंट है संविधान के साथ में, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं उसे, तो इसको जॉर्ज ग्रोट ने ना नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। 4 बातें बोली जॉर्ज ग्रोट ने उस समय। ये नीचे 4 बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं थोड़ा आसान भाषा में ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर आपके पास पॉइंट्स बहुत होंगे लिखने के लिए। सबसे पहले वो बोलते हैं संविधान का सर्वोच्च सम्मान यानी पैरामाउंट रेवरेंस, पूजा, संविधान का सर्वोच्च सम्मान करो। दूसरा, जो अथॉरिटीज संविधान के अंदर काम कर रहे हैं उनकी बात मानो। जैसे संविधान में यूपीएससी है, संविधान में ईसीआई है, संविधान में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, जो भी संवैधानिक बॉडीज है ना उनकी बात मानो। तीसरी बात ग्रोट ने बोली थी ओपन स्पीच की आदत रखो। मतलब देखो जनता जो भी बोल रही है उससे ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को घबराना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में जो लोग हैं वो भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। तीसरी बात। चौथी बात ग्रोट ने ये बोली, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भरोसा
रखो कि तुम्हारा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी ही इज्जत देगा जितनी तुम देते हो। मान लो असेंबली में पार्टी ए और पार्टी बी दोनों में ना खूब बहस हो रही है, लेकिन दोनों को पता है कि जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा या जो वोटिंग का रिजल्ट होगा उसे माना जाएगा। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। समझ रहे हो? तो ये 4 बातें बोली गई थी ग्रोथ के द्वारा। अब यहां पे ना अंबेडकर का मेंशन बहुत जरूरी है। अब इसी पैसेज को ना डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में भी कोट किया था। जब लोग ये बोल रहे हैं कि संविधान इतना डिटेल्ड क्यों बना रहे हो, ये बात अंबेडकर ने बोली थी कि लोग बोल रहे थे कि आप इतना डिटेल्ड संविधान क्यों बना रहे हो, दूसरे देशों के तो इतना डिटेल्ड है नहीं संविधान। तो अंबेडकर जी ने ये बोला था, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, लोग संविधान का सही ढंग से पालन करेंगे, ये कोई नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, ये कल्टीवेट करना पड़ेगा हमें। और फिर उन्होंने वो फेमस लाइन कही कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो टॉप ड्रेसिंग है, अदरवाइज सोसाइटी तो एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक है। मतलब उन्होंने बोला सोसाइटी डेमोक्रेसी ना इंडिया के ऊपर इंपोज कर दी गई है। इंपोज तो नहीं वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम खुद लेके आए थे, लेकिन यूं बोल सकते हैं कि लेके आए हैं हम डेमोक्रेसी। नेचुरली इवॉल्व नहीं हुई है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी। हमें आज़ादी मिली, संविधान निर्माता हमारे देश में डेमोक्रेसी लेकर आए, अदरवाइज जनता में डेमोक्रेसी नहीं है। यह बात अंबेडकर ने बोली। सोसाइटी बल्कि अनडेमोक्रेटिक है। आप देखो समाज में कितनी हायरार्की है, जातवाद है, पैट्रियार्की है, बहुत ज्यादा। तो अंबेडकर ने यह बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो खाद है जो अनडेमोक्रेटिक जमीन को डेमोक्रेटिक बनाएगा। मतलब हम ऊपर से डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लेकिन समाज में डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन संविधान को सब लोग, संविधान का कहना सब लोग मानेंगे तो समाज में फिर अपने आप धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ जाएगी। ये बात अंबेडकर ने बोली थी। गहरी बातें हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, गहरी बातें हैं ये। अब यहां पे एक और पॉलिटिकल स्कॉलर थे प्रोफेसर A.V. डाइसी। उन्होंने एक जरूरी फर्क बताया। उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ना 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी ने बोली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ना 2 हिस्से होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो रूल्स हैं जो सीधे सीधा संविधान में दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है। इन्हें कोर्ट्स सीधा सीधा इन्फोर्स करती है। इनके वायलेट होने पे आप सीधा सीधा कोर्ट जा सकते हो। लेकिन दूसरे नंबर पे है संविधान की कन्वेंशंस। संविधान की जो कन्वेंशंस है ना, वो संविधान में दी नहीं हुई है सीधा सीधा। और यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब जब कोई चीज संविधान में सीधी सीधी नहीं लिखी हुई है, लेकिन परंपरा यह है कि उस चीज को फॉलो किया जाए, लेकिन कोई आता है और बोलता है कि नहीं अब मैं ये चीज फॉलो नहीं करूंगा, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट कर रहा है। जो चीज देखो सीधी सीधी लिखी हुई है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नर के पास में बिल जाता है, गवर्नर 3 साल तक उस बिल पे कोई फैसला ही नहीं लेता है। अब पहले कन्वेंशन ये थी कि सीधा सीधा गवर्नर फैसला ले लेगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, वो बिल को वापस भेज देगा। लेकिन अब ना इनडायरेक्ट रास्ता गवर्नर्स ने खोज लिया है रिजेक्ट करने का कि 3-4 साल तक उस बिल पे फैसला ही मत लो, फिर तो सरकार बदल जाएगी, 5 साल बाद तो सरकार ही बदल जाएगी। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ पॉइंट है। मतलब जहां पे संविधान ने कुछ बोला नहीं है उस चीज का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये जो कन्वेंशंस है ना, जो हैबिट्स हैं, रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो लिखे नहीं हैं लेकिन संविधान में है, कोर्ट्स भी इन्हें इन्फोर्स नहीं कर पाता जब तक कोर्ट कोई जजमेंट ना दे दे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब तो जजमेंट दे दिया कि गवर्नर को जल्दी से फैसला लेना होगा, पहले नहीं दिया था जजमेंट। तो ये कन्वेंशंस जो है ना, ये बेकार नहीं है, बहुत जरूरी हैं। अगर इन कन्वेंशंस को लीडर्स फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर देखो संविधान को नुकसान है, फिर इसका मतलब संविधान को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। समझ गए? अब यहां पे ना ये प्रोफेसर डाइसी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर एक ना एसपी गुप्ता केस है 1981 का। एसपी गुप्ता केस है। इस केस में ना कोर्ट ने ये बोला था कि कन्वेंशन तोड़ना ना एक सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। आप कन्वेंशन तोड़ रहे हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ब्रीच कर रहे हो। अब इसके जो कंसिक्वेंसेस है ना काफी भयानक होंगे। जैसे देखो कोलिजियम सिस्टम है, एक कन्वेंशन पर बेस्ड है। अगर सरकार इसे बाईपास करने की कोशिश करती है
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ब्रीच माना जा सकता है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कन्फ्लिक्ट फिर होता ही होता है। फिर देखो कुछ और केसेस की बात की गई है, जैसे सबरीमाला केस था 2018 में। मुद्दा क्या था? केरला के सबरीमाला टेम्पल में ना 10 से लेकर 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर ना रोक थी। अब ये सोशल मोरालिटी थी। सवाल, क्या ये आर्टिकल 25 के अंदर पब्लिक मोरालिटी से प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 25 है ना राइट टू रिलीजन वाला, लेकिन राइट टू रिलीजन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं जब पब्लिक मोरालिटी वायलेट हो तो। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला लिया? कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आर्टिकल 25 में जो पब्लिक मोरालिटी का मतलब है ना, वो सोशल मोरालिटी नहीं है। आर्टिकल 25 में जो पब्लिक मोरालिटी का कारण बता के ये बोला गया है कि राइट टू रिलीजन वायलेट किया जा सकता है, उस पब्लिक मोरालिटी का मतलब सोशल मोरालिटी नहीं है कि हाँ भाई समाज को लगता है कि 10 से 50 साल की महिलाओं को ना एंट्री की जाए, ये सोशल मोरालिटी है। नहीं भाई नहीं, उस पब्लिक मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उस पब्लिक मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहती है? आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन। कोई महिला 20 साल की हो तो उसे जाने का अधिकार है मंदिर में, सबरीमाला टेम्पल में। मतलब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के सबरीमाला केस में पब्लिक मोरालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताया। संविधान की वैल्यूज हैं पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी मतलब सोशल मोरालिटी नहीं है कि समाज को क्या लगता है। समझ गए? और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? इक्वालिटी, डिग्निटी, कि जेंडर के बेस पे आप किसी को रोक नहीं सकते मंदिर में जाने से। तो कोर्ट ने सोशल मोरालिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को चला। हालांकि देखो ये जो फैसला है ना, 9 जजेस बेंच को रेफर कर दिया गया था। ठीक है, केसेस देखो और भी दिए गए हैं, लेकिन एक एग्जांपल बहुत है मुझे लगता है समझने के लिए। 2 और केसेस भी हैं। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, फिर दिल्ली एनसीटी वाला केस है। लेकिन एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन की बात अब करते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है मोरली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। मतलब जो संविधान हमसे एक्सपेक्ट करता है वो स्टैंडर्ड्स। क्या आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ब्रीच पर कोर्ट जा सकते हो? शायद नहीं। अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वायलेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट्स ही एकमात्र सॉल्यूशन है, नहीं, और भी इलाज है जैसे फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में बहस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इलाज है जैसे इलेक्टोरेट्स के हाथ में, जैसे जनता अगले इलेक्शन में सबक सिखाए अगर कोई रूलिंग पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट करती है तो। इलाज मीडिया और सिविल सोसाइटी के पास भी है, लेकिन इसके लिए ना सिटीजन्स को एक्टिव होना पड़ेगा। लॉ मेकर्स जैसे एमपीज और एमएलएज हैं, उन्हें समझना होगा कि पार्लियामेंट बहस के लिए है, डिसरप्शन के लिए नहीं है। और जजेस, उन्हें संविधान का गार्डियन बने रहना होगा, उन्हें प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करना होगा। तो लास्ट में बस अंबेडकर की वही वार्निंग है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो इनहेरिटेड नहीं है कि अपने आप लोगों में आ जाएगी, हमारे लॉ मेकर्स में आ जाएगी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नर्चर करना है, कल्टीवेट करना है, और कल्टीवेट करने में कोर्ट्स, सिटीजन, सिविल सोसाइटी सबका रोल है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया नेपाल इकोनॉमिक टाइज से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2025 को ना आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए 3 बड़े अनाउंसमेंट्स किए। क्यों किए? बताया ना आपको, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, यानी हम चाहते हैं कि हमारा रुपी भी डॉलर की तरह ग्लोबल स्टेज पे एक्सेप्ट किया जाए, और इसी सिलसिले में ये 3 कदम उठाए गए हैं। एक एक करके इन तीनों कदमों की बात करेंगे। सबसे पहले है आईएनआर लैंडिंग। क्या है ये? आरबीआई ने देखो ये कहा है कि अब ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को ना परमिशन है। क्या होते हैं ये ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स और क्या परमिशन है? आसान भाषा में समझिए। देखो, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स ये वो बड़े बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जिन्हें ना आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर, पाउंड, इनमें डील करने का लाइसेंस दिया है। आरबीआई ने
लाइसेंस दिया है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स को कि आप फॉरेन एक्सचेंज में जैसे डॉलर पाउंड्स में डील कर सकते हो। तो अब ये जो एडी बैंक्स है ना, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, ये आईएनआर में लोन दे सकते हैं। आप बोलोगे सर आईएनआर में ही तो देते हैं एसबीआई लोन, और डॉलर में थोड़ी ना लोन देगी। अगर महेश लोन लेने जा रहा है तो डॉलर में थोड़ी ना देगी, रुपये में देती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेपाल, भूटान और श्रीलंका के नॉन रेजिडेंट्स को। उनको नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं ना, उनको आईएनआर में लोन दिया जा सकता है ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के द्वारा। किस लिए? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। अभी इस पॉइंट को आप यहीं पे पार्क कर दो, फिर से इस पे डिटेल से डिस्कशन आएगी। लेकिन अभी दूसरे और तीसरे पॉइंट को भी आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? आरबीआई ने देखो जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स के लिए रूल्स है ना, उनको एक्सपेंड किया है। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स, इनको भी आसान भाषा में बताता हूं क्या होते हैं ये वोस्ट्रो अकाउंट। देखो वोस्ट्रो अकाउंट जो होते हैं ना, ये निकल के आते हैं लैटिन वर्ड से जिसका नाम है यूअर्स, यानी आपका अकाउंट हमारे पास में है। बिल्कुल आसान भाषा में समझो। जैसे जब देखो नेपाल का कोई बैंक, फॉर एग्जांपल नेपाल का कोई बड़ा बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक। अब नेपाल का ये बड़ा बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक इंडिया के किसी बड़े बैंक में, फॉर एग्जांपल एसबीआई में अकाउंट ओपन करता है, तो उसे बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। समझ ले? तो ये जो अकाउंट है एसबीआई में किसी नेपाल के सिटीजन ने नहीं ओपन किया, नेपाल के एक बैंक ने एसबीआई में इंडिया में अकाउंट ओपन किया है, इसे बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। अब पहले क्या होता था, नेपाल का वो बैंक जिसका वोस्ट्रो अकाउंट है इंडिया के किसी बैंक में, वो पहले ना अगर उसको पैसा इन्वेस्ट करना होता, वोस्ट्रो अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो इन्वेस्ट करना होता, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता था, यानी सिर्फ सेफ सरकारी बॉन्ड्स। अब रूल्स एक्सपेंड हो गए हैं। अब आरबीआई ने बोला है नेपाल का वो बैंक जिसका वोस्ट्रो अकाउंट है इंडिया के किसी बैंक में, वो उस पैसे की सहायता से ना सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड भी परचेज कर सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे टाटा, रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड, और इसके साथ साथ वो कॉमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। कॉमर्शियल पेपर्स मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकता है उस पैसों की सहायता से जो वोस्ट्रो अकाउंट में रखा है। अब इससे क्या होगा? इससे देखो फाइनेंशियल मार्केट ना और डीप होगा। नेपाल के बैंक्स को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के अब ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। पहले वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाता था, अब ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। यहां पे देखो तीसरा रूल है, मैं मिटा देता हूं। तीसरे रूल में ना आरबीआई ने ये बोला है कि ना वो एक ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट इस्टेब्लिश करेंगे। रेफरेंस रेट का मतलब क्या है? जैसे देखो आप रोज चेक करते हैं $1 इजिकल टू 83 रुपीज, 86 रुपीज, ये एक रेफरेंस रेट है। अभी तक देखो रुपी और नेपालीज रुपी में ना डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट रेट की कमी थी। डेली आप चेक नहीं कर सकते थे कि आज ₹1 में कितने नेपाली रुपी मिलेंगे। डॉलर जैसी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आरबीआई ना अब मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के लिए ना एक क्लियर कट डेली रेट देगा कि ₹1 में कितने नेपाली रुपी मिलेंगे, कितने भूटानी रुपी मिलेंगे। इस प्रकार से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में डेली रेट देगा आरबीआई। फायदा क्या होगा इसका? जब देखो रेट ट्रांसपेरेंस होता है ना, तो बिजनेसेस को पता होता है कि उन्हें कितना पैसा देना है या फिर कितना पैसा मिलेगा। कंफ्यूजन खत्म। कंफ्यूजन खत्म तो ट्रेड जो है वो स्मूथ हो जाता है। समझ गए? तो 3 नए रूल्स लेकर आया है आरबीआई रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। अब राइटर बोलते हैं इन तीनों मूव्स को, इन तीनों रूल्स को आप डिटेल से समझो, उससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। सालों से देखो इंडिया और नेपाल के बीच में ना एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है जिसे बोलते हैं पैगिंग। जैसे किसी समय में इंडिया रुपीज वो डॉलर के मुकाबले में पैग हुआ करता था ना। डॉलर का रेट बढ़ता तो इंडिया का भी बढ़ता, डॉलर का घटता तो इंडिया के भी घटता। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो रुपी था वो डॉलर के साथ में पैग था, लिंक्ड था। तो उसी प्रकार से सालों से ना इंडिया और नेपाल के बीच में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। रेट क्या है? 1 INR इजिकल टू
1.6 नेपाली रुपी। एक इंडियन रुपी की कीमत इजिकल टू 1.6 नेपाली रुपी की कीमत, ये फिक्स्ड है। आर्टिकल कहता है कि कुछ लोग ना इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, लेकिन राइटर के अनुसार वो कहते हैं व्हाट इज वर्किंग शुड नॉट बी अटेम्प्टेड टू बी फिक्स्ड। सीधी सी बात है, जो चीज सही काम कर रही है उसे नहीं छेड़ना चाहिए। अब नेपाली रुपी इंडिया की रुपी के साथ में पैक्ड है, लिंक्ड है सीधा सीधा, तो ये चीज सही काम कर रही है, इसे मत छेड़ो। क्योंकि देखो नेपाली रुपी पैक्ड है ना इंडियन रुपी के साथ में, तो इससे ना नेपाल रुपी बचा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। आप मान के चलिए इंडिया का रुपी एक जहाज है, एक बड़ा शिप है, और नेपाली रुपी एक छोटी सी नाव है। अब इंडियन रुपी जो है उस छोटी नाव को, यानी इंडिया का जहाज उस छोटी नाव को खींच रहा है। इंडियन जहाज की वजह से नेपाली नाव सुरक्षित है, स्टेबल है। समुद्र में तूफान आते हैं, नेपाल की छोटी नाव डूबती नहीं है, नेपाल का रुपी डूबता नहीं है। लेकिन देखो अगर ये नाव इंडिया के शिप से अलग कर दी गई तो वर्ल्ड में जब भी स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आएगी तो उसका सीधा सीधा असर नेपाली रुपी पर पड़ेगा। समझ गए? यानी नेपाली रुपी इंडियन रुपी के साथ में सीधा सीधा लिंक्ड है ना, पैक्ड है, दोनों की वैल्यू आपस में जुड़ी हुई है। तो इससे बल्कि नेपाली रुपी बचा हुआ है डेप्रिसिएशन से। अदरवाइज नेपाली रुपी का भी वही हाल हो जाता कि आप पूरे नोटों का बंडल उठा के लाए हो कई सारे, और उसकी सहायता से सिर्फ एक पेन खरीद सकते हो। मतलब जो हाल जिम्बाब्वे, वेनेजुएला की करेंसीज का हुआ ना, कि वहां पे करेंसी की वैल्यू बहुत घट गई, तो वैसा ही हाल नेपाल की करेंसी का भी हो जाता अगर नेपाल का रुपी इंडियन रुपी के साथ में लिंक्ड नहीं होता। समझ गए? अब फिर से आप चलिए उसी पॉइंट पे जो मैंने बोला था ना, पहला पॉइंट अभी एक बार पार्क कर देते हैं, इसको लास्ट में लेंगे। तो अब पहले पॉइंट पे फिर से आइए कि आरबीआई ने अब अलाउ किया है कि जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका के नॉन रेजिडेंट्स को आईएनआर में लोन दे सकते हैं। अब ये चीज देखो नेपाल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये हम समझते हैं। उससे पहले ना आप नेपाल की थोड़ी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है ना वो समझिए। नेपाल में ना कोविड के बाद, कोविड की महामारी के बाद में ना नेपाल में थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन वो रेमिटेंस यानी बाहर जो नेपाली लोग काम करते हैं ना वो वापस पैसा नेपाल भेजते हैं, तो वो नेपाल की कोविड के बाद की रिकवरी रेमिटेंस पे बेस्ड थी, वो प्रोडक्शन या इंडस्ट्री पर बेस्ड नहीं थी। अब ऐसी जो रिकवरी होती है ना वो सस्टेनेबल नहीं होती है, क्योंकि कभी रेमिटेंस ज्यादा आया, कभी कम आया। दूसरा आर्टिकल ना एक वर्ड यूज करता है यहां पे, इंडस्ट्रियल टेल स्पिन। वर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल टेल स्पिन। यानी नेपाल की इंडस्ट्री देखो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। कोर प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा। नेपाल के जो बैंक्स है ना उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब वो बिजनेसेस को लोन देने से डर रहे हैं। आर्टिकल यहां पे एक बहुत सीरियस बात बोलता है कि नेपाल के ज्यादातर बैंक्स वहां के ना बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इस वजह से जो छोटे बिजनेसेस है ना उनको लोन मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। और बिजनेसेस को चलने के लिए चाहिए पैसा। दो तरह का पैसा बिजनेसेस को चाहिए होता है चलने के लिए। एक तो कैपेक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी बिजनेस को नई मशीन लगानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, तो इसके लिए पैसा चाहिए, कैपेक्स चाहिए। दूसरा है ओपेक्स। ओपेक्स मतलब वर्किंग कैपिटल, रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बिजली का बिल चुकाने के लिए। तो इंडिया के नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल के स्मॉल बिजनेसेस के पास में ना वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो ये वहां के बिजनेसेस ना एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। स्मॉल बिजनेसेस काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा है। तो बड़े जो बिजनेसेस हैं जिनको इन छोटे बिजनेसेस से पार्ट्स मिलते हैं उनका सप्लाई चेन टूट गया है, क्योंकि छोटे जो बिजनेसेस हैं वो रॉ मटेरियल तो दे ही नहीं पा रहे हैं बड़े बिजनेसेस को। तो ऊपर से लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो इसलिए नेपाल में ना पैसा नहीं है तो वो खरीदने के लिए बाहर नहीं निकलते। खरीदने के लिए बाहर नहीं निकलते तो डिमांड तो है ही नहीं, नेपाल में डिमांड भी कम है। सब कुछ मिला के नेपाल में सिचुएशन ये है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा। तो आर्टिकल कहता है कि इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का नतीजा है कि वहां पे इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जेनजी
जो रेवोल्यूशन है वो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो इंडिया के ये जो नए रूल्स हैं, आरबीआई के जो नए रूल्स हैं, कैसे हेल्प करेंगे? अब सोचो, नेपाल का एक छोटा बिजनेसमैन है, उसे इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। पुराना सिस्टम क्या था? पुराना सिस्टम ये था कि वो अपने नेपालीज बैंक के पास में जाता है, बैंक उसे लोन नहीं देता, गेम ओवर, गेम वहीं खत्म हो गया, क्योंकि नेपाल के बैंक ने उस नेपाली बिजनेसमैन को लोन दिया ही नहीं। लेकिन नया सिस्टम क्या है? वो बिजनेसमैन, नेपाल का बिजनेसमैन अब सीधा इंडिया के एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास में आएगा, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो इनके पास में आएगा। जैसे महेश है, महेश एक नेपाली सिटीजन है। अब महेश जो है वो एसबीआई नेपाल के पास में जाएगा, एसबीआई नेपाल के पास जाएगा और बोलेगा कि देखो, मैं बीड़ी पीता हूं, बीड़ी बनाता भी हूं, बेचता हूं, तो आप मुझे लोन दे दीजिए। नेपाली बैंक तो मुझे दे नहीं रहा है, लेकिन वो एसबीआई नेपाल बैंक को जाके बोलेगा आप मुझे दे दीजिए और आईएनआर में दे दीजिए, ताकि मैं इंडिया से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकूं। तो महेश को, जो कि नेपाली सिटीजन है, उसे आईएनआर लोन मिल जाएगा और उस लोन की सहायता से वो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद लेगा। समझ गए? तो ये फायदा होगा और इससे नेपाली जो बिजनेसेस हैं उनको जान मिलेगी, उनको लोन मिलना स्टार्ट होगा, वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। समझ गए? तो ये देखो, एक नया रास्ता खुलता है यहां पे वैल्यू एडिशन का। नेपाल अब इंडिया से आईएनआर लोन लेकर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा और उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेसिंग करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा और फिर उसे ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। आर्टिकल एक और पॉइंट जोड़ता है, यूएस ने ना नेपाल को सिर्फ 10% टैरिफ ऑफर किया है। मतलब नेपाल इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करे, नेपाल में गारमेंट्स बनाए और उन कपड़ों को मेड इन नेपाल टैग लगा के अगर यूएस को एक्सपोर्ट करे तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि यूएस ने बाकी देशों के ऊपर तो टैरिफ ज्यादा लगाया है, नेपाल के ऊपर सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। तो यह फायदा है। समझ गए? लास्ट में देखो, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या ट्रेड रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा डेटा दिया जाता है। जैसे देखो, इंडिया ना नेपाल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नेपाल के टोटल एफडीआई स्टॉक मतलब अब तक का टोटल इन्वेस्टमेंट, तो नेपाल का टोटल जो एफडीआई स्टॉक है, अब तक का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 33% तो अकेले इंडिया से आया है। अगर ट्रेड की बात करें, नेपाल का 65% जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो सिर्फ इंडिया के साथ होता है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, इंडिया नेपाल को देखो $8 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बदले में नेपाल इंडिया को सिर्फ $1 बिलियन का जो सामान है वो एक्सपोर्ट करता है। तो नेपाल की साइड से यहां पे एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अब आते हैं फाइनल पार्ट पे, आर्टिकल का जो फाइनल पार्ट है। जो इंडिया ने नए रूल्स बनाए हैं ना, इसका एक बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट नंबर 1 ये होगा डी डॉलराइजेशन। नेपाल को ना अब इंडिया से ट्रेड करने के लिए ना यूएस डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा रुपी में लोन लेंगे, रुपी में पे करेंगे। इससे नेपाल को क्या फायदा होगा? वो डॉलर के एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे। मतलब डॉलर कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं आईएनआर में, यानी रुपी में। उनकी इकोनॉमी स्टेबल होगी इससे, और हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इफेक्ट नंबर 2 क्या पड़ेगा? इफेक्ट नंबर 2 देखो ये पड़ेगा, जब नेपाल को डॉलर नहीं खर्चना पड़ेंगे तो उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, उनका फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, उनका डॉलर उनके पास में सुरक्षित रहेगा, जिसे वो कहीं और यूज कर सकते हैं। तो उनका फॉरेक्स रिजर्व अगर बचेगा तो इससे उनके नेपाल के करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर कम पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपको ना डिफरेंस डॉलर में पे करना पड़ता है। जब डॉलर बचेगा तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रेशर कम होगा। समझ गए? और देखो, जब पैसों का रिश्ता मजबूत होता है ना, तो और भी कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर बात शुरू होती है। आर्टिकल यह कहता है कि अब इंडिया और नेपाल सोवरेन गारंटी और स्टैंड बाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट जैसे एडवांस्ड फाइनेंशियल टॉपिक्स पर भी चर्चा कर सकते हैं। अब देखो, इन कंसेप्ट्स को वैसे इस आर्टिकल में हम कवर कर तो सकते हैं, लेकिन देखो सिर्फ बीच में नाम आया है,
तो किसी और आर्टिकल में इनको डिस्कस करेंगे। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो आरबीआई ने अच्छे रूल्स बनाए हैं, लेकिन अब नेपाल की सरकार को ना उन रूल्स को डिकोड करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, और नए रूल्स से संबंधित जो भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंप्लायंस है, उसको पूरा करना होगा बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को। ऐसा नहीं कि आरबीआई फ्री में पैसा बांट रहा है, मतलब जो नए रूल्स बनाए हैं उनकी कुछ निटिग्रिटीज भी है ना, कुछ कंडीशंस होंगी, तो उन कंडीशंस को पूरा करने के बारे में नेपाल की सरकार को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि नेपाल के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस इन रूल्स का फायदा उठा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद तीसरा आर्टिकल देखो आज का, विकसित भारत में एनिमल्स के लिए रूम से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आप बताओ वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51 सेक्शन ए क्लोज जी। देखो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, मतलब हर जीवित प्राणी के लिए दया भाव रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के फेमस नागराजा केस में, जो जलीकुट्टू केस था ना, उसमें साफ कहा था एनिमल्स को भी डिग्निटी का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था एनिमल्स आर सेंटिएंट। सेंटिएंट का क्या मतलब है? मतलब एनिमल्स जो हैं वो देखो कोई वस्तु नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो फील कर सकते हैं, खुशी, दुख, दर्द सब महसूस करते हैं एनिमल्स। तो लॉ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी में हम एनिमल्स पे ध्यान नहीं देते। मतलब आज जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं ना, उन पॉलिसीज में हम एनिमल्स को मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर न्यूसेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं। या तो एनिमल्स प्रॉपर्टी है किसी की, या फिर वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। तो राइटर बोलते हैं ये जो चीज है ना वो सच नहीं है। जब देखो एनिमल्स के लिए पॉलिसी में एक लेंस मिसिंग होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे अर्बन एरियाज में मानो, आज के समय में ना मैं पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हों। जैसे देखो अर्बन एरियाज में ना म्यूनसिपैलिटीज कंफ्यूज्ड रहती हैं, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, तो वो कभी तो स्ट्रीट डॉग्स को भगा देती हैं, कभी उठा लेती हैं, कभी स्टेरिलाइज कर देती हैं, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। दूसरा, आप डिजास्टर मैनेजमेंट का सोचो। मान लीजिए असम में फ्लड्स आ गए, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स इंसानों को बचा लेगी, लेकिन एनिमल्स का क्या? ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के पास में ना फोडर के लिए बजट ही नहीं होता कि एनिमल्स को बचा भी लिया गया तो खाना कहां से खिलाया जाएगा। उनके पास बजट ही नहीं होता, क्योंकि पॉलिसी में सोचा ही नहीं गया कि एनिमल्स का क्या किया जाएगा। तो एनिमल्स के लिए पॉलिसी लेंस मिसिंग होता है। आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए। देखो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम में ना, मतलब जो हम किसानों को नई टेक्निक्स पहुंचाते हैं, तो उसमें जैसे हमने एक चीज लाई, जो मुर्गियां होती है ना उनके लिए बैटरी केजेस, बैटरी से चलने वाले जाल, या फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कितना करना है कितना नहीं करना है। हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं कि पशुओं को नुकसान पहुंचेगा। हम सिर्फ सोचते हैं किसानों के बारे में कि किसानों की आमदनी बढ़े, लेकिन पशुओं पे हम पॉलिसी में दया भाव कभी नहीं दिखाते कि उनको क्या लगेगा इस चीज़ से, क्या ये अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इवन सरकारी टेंडर है, सरकारी टेंडर मतलब जैसे हॉस्पिटल में ना मरीजों के लिए 10,000 अंडे डेली चाहिए, तो हम सिर्फ ये देखते हैं लोएस्ट प्राइस पे अंडे कितने मिलेंगे। हम ये नहीं देखते कि ह्यूमन स्टैंडर्ड्स को उस पोल्ट्री में फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, मतलब किस स्टैंडर्ड से पशुओं को वहां पे रखा जाता है, नहीं, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो ये सब फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे जो लीगल आइडियल्स है ना, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन है, दोनों के बीच में गैप है। लीगल आइडियल तो ये कहते हैं कि पशुओं के लिए दया भाव होने चाहिए, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में रूटीन की जो रूल्स होती हैं, रूटीन की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे टेंडर मंगवा लिया, तो उसमें वो चीज़ दिखती नहीं जो लीगल आइडियल्स में। दोनों की चीज़ों में गैप है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच, जब दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर एनिमल्स पे ध्यान दिया ही क्यों जाए? तो राइटर बोलते हैं देखो ध्यान देने से ना इंसानों को ही फायदा होगा। जैसे ना एक अप्रोच है, वन हेल्थ अप्रोच, ये यूपीएससी का टॉपिक भी है, मतलब काफी बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ये कंसेप्ट कहता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट की हेल्थ,
ये आपस में तीनों जुड़े हैं। जैसे निपा वायरस, कोविड-19 की महामारी, ये सब जूनोटिक डिजीज हैं। अगर एनिमल्स हेल्दी नहीं है तो उसका असर देखो फिर हम पर भी पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट है, इसलिए एनिमल्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक रिस्क। क्या है इकोनॉमिक रिस्क? जैसे हमारी डेयरी या फिर पोल्ट्री सप्लाई चेन है, अगर वहां पे हमने ह्यूमन स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब होगी और एक्सपोर्ट कम होगा। तो एनिमल्स को हम अच्छे से नहीं रखते हैं तो इकोनॉमिक रिस्क भी है, हमारे एक्सपोर्ट का खतरे में आने का भी रिस्क है। तीसरा, गवर्नेंस क्लैरिटी। जब देखो एनिमल्स से रिलेटेड रूल्स क्लियर होंगे तो जो फ्रंटलाइन ऑफिसर होंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर है, फ्रंटलाइन ऑफिसर को पता होगा कि स्ट्रीट एनिमल की कंप्लेंट पर क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा उस ऑफिसर को। तो ये सारे फायदे होंगे अगर एनिमल्स पे पॉलिसीज में क्लैरिटी हो गई तो। अब ना राइटर सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 5 पॉइंट्स का राइटर बताते हैं। 5 पॉइंट का सॉल्यूशन है। पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में राइटर बोलते हैं, देखो पॉलिसीज को ना पैसों से जोड़ दो, पॉलिसीज को पैसों से जोड़ दो। जैसे किसान अगर रीजनल रूरल बैंक के पास में या दूसरे बैंक के पास में लोन लेने जाता है तो उसको लोन तभी दो जब किसान मिनिमम स्पीसीज वाइज स्टैंडर्ड फॉलो करता है। मुर्गियां पाल रहा है, गाय पाल रहा है या भैंस पाल रहा है, तो पहले उसको बोलो चेक करवाओ कि तुम एनिमल्स को ठीक से रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, तब हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। समझ गए? पहली चीज है। दूसरा पॉइंट क्या है? ह्यूमन प्रोक्योरमेंट। सरकारी खरीद के जो रूल्स है ना उनको आप बदल दो। जनरल फाइनेंस रूल्स को अपडेट करो। मतलब सरकारें जब देखो कुछ खरीदें, जैसे फूड या पेस्ट कंट्रोल के लिए सर्विस सरकार खरीद रही है, तो फिर उस समय ना ह्यूमन स्टैंडर्ड्स की कंडीशन अप्लाई कि पशुओं को सही ढंग से ट्रीट किया जाएगा। सरकारी प्रोक्योरमेंट में ये चीज फिक्स कर दी जाए कि आपको ना ह्यूमन तरीके से ट्रीट करना होगा एनिमल्स को। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर स्कोर कार्ड। डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर स्कोर कार्ड, एक पब्लिक इंडेक्स निकालो, हर जिले को ना रैंक करो, कहां पे स्टीरिलाइजेशन प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, कहां पे डिजास्टर रेडीनेस है एनिमल्स के लिए, जैसे फोडर बैंक्स हैं। तो इससे ना डीएम पे प्रेशर बनेगा। जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है ना, तो जिलों में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। तो पब्लिक इंडेक्स निकालो ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। चौथा, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट में ना जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो उन मिशंस के लिए जो पैसा जाता है ना, तो उसमें म्युनिसिपैलिटी शेल्टर्स या फिर वेटनरी केयर का जो पैसा है ना वो अपग्रेड कर दो ताकि ये सर्विसेज अपग्रेड हों। फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो एनिमल्स की वेलफेयर ये एक हॉबी नहीं होनी चाहिए, एक सिविक स्किल इसे बनाओ। स्कूल्स में, एनसीसी में, एनएसएस में एनिमल वेलफेयर के मॉड्यूल्स डालो ताकि कल के डीएम, कल के एसपी, कल के इंजीनियर एम्पैथेटिक हो, वो संवेदना रखें एनिमल्स के लिए। तो आर्टिकल कंक्लूड करता है कि देखो एक सिविलाइज स्टेट को ना एक साथ कई अच्छे काम करने होते हैं। आप ये मत सोचो कि पहले इंसानों की प्रॉब्लम सोल्व होंगी तभी एनिमल्स को देखेंगे। नहीं, विकसित भारत 2047 ना सिर्फ हार्डवेयर प्रोजेक्ट नहीं है कि रोड्स बना लिए, पोर्ट्स बना लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विकसित भारत बन गया। नहीं, इसमें वैल्यूज का भी ध्यान रखना है, और ये वैल्यूज हैं कंपैशन। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, एक नेशन की महानता इस बात से पता चलती है कि वो अपने एनिमल्स को कैसे ट्रीट करता है। तो ये बढ़िया आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।